हेलो स्टूडेंट्स। शीत युद्ध के बारे में हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हम बात कर रहे थे 1960 और 70 के दशक में किस तरह से शीत युद्ध की क्या परिस्थितियां रहीं। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दोनों महाशक्तियों के बीच संबंध, ऐसा लगता है कि कुछ उन दोनों के बीच जो टेंशन्स थे उनमें कमी आई और इसी को देता काल कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह कोई इनके संबंध पूरी तरह इम्प्रूव हो गए थे। लेकिन बीच बीच में ऐसा काल लगता था, जब लगता था ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होते थे, ऐसे कुछ घटनाएं होती थी जिनसे लगता था कि दोनों ही तरफ से इस बात की कोशिश है कि संबंध किसी तरह बेहतर बने। पिछली क्लास में लेकिन हमने वियतनाम वॉर के बारे में काफ़ी लंबा डिस्कशन किया और किस तरह मैंने आपको समझाया कि वियतनाम के वॉर के अपने अनुभवों से अमेरिका को लगा कि उसे थोड़ा सा विड्रॉ कर जाना चाहिए, अपने घरेलू मामलों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि दोनों ही ओर से इस बात के प्रयत्न लग रहे थे कि संबंध जो है वो बेहतर होने चाहिए और इसका श्रेय काफ़ी हद तक उस वक्त की जो लीडरशिप थी हम उनको भी दे सकते हैं। अमेरिका में उस वक्त रिचर्ड निक्सन जो है वो राष्ट्रपति थे एवं सोवियत संघ की कमान जो है वो लियोनिड ब्रेजनेव के पास थी। और ऐसा कहा जाता है कि निक्सन और ब्रेजनेव के बीच पर्सनल रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे थे, उनकी व्यक्तिगत भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसका भी असर कहीं ना कहीं इन दोनों देशों के मध्य संबंधों को पर देखने को मिलता है। पहली बार ये समय ऐसा है जब हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से इस बात की कोशिश है कि जिस तरह की हथियारों की दौड़ में दोनों शक्तियाँ उलझ गई हैं कि एक से अगर एक किसी प्रकार के हथियार बना लेता है तो दूसरे को लगता है कि नहीं, उसे और बेहतर हथियार बनाने हैं। इस मामले में थोड़ा सा टर्न हमको देखने में मिलता है और इसीलिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं जिनके बारे में आज मैं बात करूँगी। हम काफ़ी हद तक न सिर्फ इस बात का श्रेय जो दोनों तरफ के लीडर्स थे, जो नेता थे, उनकी पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है, पर हम इस क्लास में और अगली क्लास में भी समझेंगे कि किस तरह दोनों देशों की जो अंदरूनी परिस्थितियां थीं एवं इन देशों के जो अन्य देशों से भी संबंध थे, उन्होंने भी इन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि इन्हें कम से कम थोड़े समय के लिए एक दूसरे से जिस प्रकार का एक कंपटीशन चल रहा है या एक दूसरे से जिस प्रकार की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसको थोड़ी बहुत लगाम इन लोगों दोनों ही देशों को देने चाहिए। और इसी का जो परिणाम था वो था सॉल्ट ट्रीटी, सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2। सॉल्ट 1 जो कि सॉल्ट को अगर हम फुल फॉर्म देखें तो उसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी। जो पहली सॉल्ट ट्रीटी हुई थी वो मॉस्को में हुई थी और विशेष बात ये थी कि राष्ट्रपति निक्सन जो है वो इस काम के लिए मॉस्को गए थे। शायद बहुत सालों में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ये मॉस्को विज़िट थी। और इस सॉल्ट ट्रीटी का विशेषता ये थी कि इसके माध्यम से जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स थे उस पर नियंत्रण लगाया गया था और दोनों देशों ने तय किया था कि दोनों ही देशों में केवल दो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स होंगी। ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हैं, इसको हम अगर सामान्य भाषा में समझें तो इसका अर्थ है कि यदि कोई मिसाइल का हमला होता है तो ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हैं उन मिसाइल के हमलों को रोकने में कारगर होती हैं। और दूसरा जो मुख्य प्रावधान इस सॉल्ट 1 ट्रीटी का था वो ये था कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थी एवं जो सबमरीन के द्वारा जो लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स थी, उन दोनों देशों ने तय किया कि जितनी भी एक दूसरे के पास हैं उससे ज़्यादा अब वो उन्हें अधिक संख्या में जिसे कहते हैं ज़्यादा नहीं बनाएंगे या ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब निशस्त्रीकरण की दिशा में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सॉल्ट ट्रीटी जो है उसका काफ़ी महत्व है।
क्योंकि माना जाता है कि एक रियलाइजेशन शायद पहली बार दोनों देशों के मध्य आया कि उन्हें ये जो हथियारों की दौड़ है एक दूसरे से, इसमें कहीं ना कहीं कमी करने की ज़रूरत है। और इसीलिए देता काल में ये जो घटनाक्रम है इसका बड़ा महत्व है कि पहली बार स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी की बात हुई और दोनों देशों ने ये स्वीकारा कि उन्हें अपने आप को इस हथियारों की दौड़ को कहीं इस पर कोई थोड़ी लगाम देना चाहिए, थोड़ा बहुत नियंत्रण करना चाहिए। ये जो वातावरण सॉल्ट ट्रीटी के होने से बना था, उससे लगा था कि अब दोनों ही जो देश के नेतृत्व हैं वे इस बात पे कमिटेड हैं कि वे इन संबंधों में और बेहतर सुधार करेंगे। और इसी के चलते जून 1973 में 73 में जनरल सेक्रेटरी सोवियत संघ के लियोनिड ब्रेजनेव जो है उन्होंने भी एक काउंटर विजिट अमेरिका की करी। निक्सन उस वक्त प्रेसिडेंट थे ही और ये माना जा रहा था कि अब ये जो ब्रेजनेव की विजिट है एक तरह से उन्होंने कर्टसी कॉल निक्सन जिस तरह से मॉस्को आए थे उसके जवाब में दी थी। और ऐसा लगा था कि ब्रेजनेव की इस विजिट के दौरान भी कोई महत्वपूर्ण इस तरह की संधि होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर बात ये थी कि इस दौरान जो सॉल्ट 2 होने जा रही थी, सॉल्ट 1 के लिए माना गया कि ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि सॉल्ट 1 के माध्यम से नहीं मानी जा रही थी और दुनिया कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियों को और देख रही थी कि वे और ज़्यादा हथियारों में कटौती की बात या हथियारों में नियंत्रण की बात करेंगे। और नेगोशिएशंस जो हैं अगली सॉल्ट ट्रीटी के लिए वो शुरू हो चुके थे। और इस दौरान ब्रेजनेव जो है वो अमेरिका की विज़िट पर जाते हैं और ये अपेक्षित था कि अमेरिका जो है वो ब्रेजनेव की इस विज़िट के संदर्भ में कोई अच्छा जेस्चर करेगी और निक्सन चाहते थे कि वे मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो यूएसएसआर को दें। लेकिन अमेरिका की जो अंदरूनी परिस्थितियां रहीं वे कुछ इस तरह की रहीं कि डोमेस्टिक प्रेशर निक्सन पर इस बहुत ज़्यादा था इस बात का कि वे सोवियत संघ से अभी फ़िलहाल ट्रीटी में शामिल ना हो या किसी प्रकार की संधि ना करें, क्योंकि यूएसए में ये फीलिंग थी कि कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो थोड़ा बहुत सोवियत संघ की तुलना में हथियारों के मामले में पिछड़ रहा है। और ऐसे में निक्सन को बहुत अफसोस भी रहा और ब्रेजनेव को भी काफ़ी इस बात का धक्का लगा कि उन्हें लगा कि वो अमेरिका गए और इसके बावजूद वहाँ पर कोई बहुत इम्पॉर्टेंट जेस्चर अमेरिका की तरफ से उनकी इस विज़िट के संदर्भ में नहीं किया गया। ये ज़रूर है कि जब वे गए तो वहाँ पर दोनों देशों के मध्य एक प्रिवेंशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर को लेकर एक ट्रीटी हुई जिसमें तय किया गया कि दोनों ही देश जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो इस बात का प्रयत्न करेंगे कि इस तरह का कोई न्यूक्लियर वॉर की परिस्थिति ना हो। तो यही उपलब्धि मानी जा सकती है। मीनवाइल अमेरिका की जो लीडरशिप है उसमें बदलाव आता है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, राष्ट्रपति निक्सन को अपना टर्म पूरा होने से पहले ही वाटरगेट स्कैंडल एक बहुत बड़ा हुआ था जिसमें कि निक्सन पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हो गए थे और निक्सन को उससे अपने पद से रिज़ाइन करना पड़ा। और निक्सन की जगह जो अगले राष्ट्रपति बने गेरल्ड फोर्ड बने जो कि 1974 से 1977 के बीच राष्ट्रपति रहे। वे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे थे जो कि बिना चुनाव लड़े राष्ट्रपति बने थे। फोर्ड के 77 में फोर्ड का टर्म पूरा हो गया और पुनः उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जिमी कार्टर से वे चुनाव हार गए और 1977 में जिमी कार्टर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने जो कि 1981 तक राष्ट्रपति रहे। हम फिर से सॉल्ट ट्रीटीज़ पर आ जाएं। दुनिया की अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी कि अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर दोनों महाशक्तियों ने यदि आपस में कोई समझौता किया है तो वे और भी ज़्यादा आगे हथियारों को नियंत्रित करने के संदर्भ में और महत्वपूर्ण किसी प्रकार की ट्रीटीज़ करेंगे। लेकिन अमेरिका में जिस तरह का माहौल बना 1972 में सॉल्ट 2 को लेके जो सेकेंड ट्रीटी होनी चाहिए थी उसको लेकर
नेगोशिएशन शुरू हो गए थे, लेकिन होते होते 1972 का समय आ गया और इस बीच आप देखिए 2 राष्ट्रपति बदल गए। फोर्ड के बाद जिमी कार्टर राष्ट्रपति बन गए और 1979 में जाकर कार्टर जो थे, जब जिमी कार्टर राष्ट्रपति थे, तब सॉल्ट 2 ट्रीटी जो है वो वियना में साइन हुई। और इस ट्रीटी की विशेषता यह थी कि इसके माध्यम से न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवरी सिस्टम्स के संदर्भ में दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया था कि दोनों ही बराबर बराबर की संख्या में ये न्यूक्लियर वेपन डिलीवरी सिस्टम रखेंगे। और इसी तरह इन्होंने जो MIRV मिसाइल्स थी, जो कि मिसाइल्स विथ मल्टीपल इंडिपेंडेंट एंड न्यूक्लियर वॉरहेड्स कही जाती हैं, उनकी संख्या को भी सीमित करने का इसमें उन्होंने एक निर्णय लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी, दोनों तरफ के जो लीडरशिप थे उनके जो इंटेंशंस से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उसको देखते हुए लग रहा था कि इन दोनों ही ट्रीटीज़ में कुछ ज़्यादा निशस्त्रीकरण की बात होनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं हो पाई। और ख़ास तौर पर अमेरिका में ये भाव बहुत ज़्यादा रहा कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सोवियत संघ के नेताओं के आगे बहुत ज़्यादा कंसेशंस उनको दे दिए और ऐसे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट सॉल्ट 2 को नहीं मिल पाया, और बल्कि सॉल्ट 2 जो है वो एक तरह से प्रभाव में नहीं भी आ पाई, क्योंकि अमेरिका की जो सीनेट थी उसने कभी भी सॉल्ट 2 को रेटिफाई नहीं किया। तो ये संधि होने के बावजूद भी इसका कोई बहुत ज़्यादा असर दोनों देशों के संबंधों पर नहीं दिखा। कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हुए, जिनके बारे में भी मैं बात करूँगी अभी अगली आने वाली क्लास में। हमें समझना ज़रूरी है कि कोल्ड वॉर के दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां आती थीं कि दोनों ही जो महाशक्तियां थीं वे इस लड़ाई से थक जाती थीं और वे चाहती थी कि कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और ये कोशिश भी की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिस्थितियां पूरे विश्व में कहीं कुछ ऐसे घटनाक्रम हो जाते थे कि पूरी देता की भावना के बावजूद, मैं जब आपको ये सब सारी चीज़ें समझा रही हूँ, मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि देता के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल होने के बावजूद, बहुत इच्छा होने के बावजूद भी देता उस हद तक सफल नहीं हो पाया। इसलिए हम इसको कोई बहुत इफ़ेक्टिव देता हम इन संबंधों में नहीं मान सकते। ऐसा लगता है किसी क्षण की संबंध जो है वो बेहतर हो गए हैं, टेंशन्स कम हो गई हैं, लेकिन ऐसे में थोड़े ही समय में कुछ और घटनाक्रम ऐसा आ जाता है जिससे लगता है कि नहीं, ये संबंध जो हमें बेहतरी की तरफ जाते हुए दिख रहे थे वैसा वास्तव में नहीं हो रहा। और दोनों ही देशों पर कहीं ना कहीं जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी उसका भी बहुत असर पड़ता था, और ये जो शिथिलता भी देखी गई थी वो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि दोनों जो लीडरशिप दोनों देशों की थी वो कहीं ना कहीं अपनी जो विफलताएं हैं या अपने पर जो प्रेशर्स हैं उनको कम करने के लिए भी शायद इस दिशा में बढ़ते थे। तो कुछ स्कॉलर्स का तो ये भी मानना है कि जो देता हमें लगता है कि वास्तविक था, कि वाकई में एक इच्छा शक्ति थी, वो वाकई में संबंधों को बेहतर बनाने की उतनी स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति नहीं थी। कुछ और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमको इस पूरे कार्य जो पूरा कालखंड है इसके बारे में और समझना पड़ेगा, जिससे कि हम पूरी परिस्थिति उस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस की क्या थी और ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो कहाँ प्लेस्ड थे और किस तरह के प्रेशर्स में ये काम करते थे, उनको हम समझेंगे अगली क्लास में। ख़ास तौर पर जैसे एक तरफ चाइना का उदय हो रहा था और USSR, चाइना भी एक साम्यवादी देश था, लेकिन USSR के अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना को लेकर थे और इस कारण उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। उसका भी परिणाम था कि देता की एक भावना हमें देखने को मिलती है। इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो वियतनाम के वॉर में इतना एक तरह से उसकी बदनामी हो गई थी
कि लगता है कि उसने शायद जो लीडरशिप है वो उसने कही कि वे कहीं ना कहीं अपनी एक इंटरनेशनल रेप्यूट को इम्प्रूव करना चाहते थे, उसके लिए भी किया गया। कुछ और घटनाक्रम भी हमें इस बीच में समझने पड़ेंगे, और जिसमें ख़ास तौर पर मध्य पूर्व का जो इलाका है वहाँ जो परिस्थितियाँ होती जा रही हैं उनको समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत से ही 1948 से ही इज़राइल के बनने के साथ मध्य पूर्व जो है, मिडल ईस्ट जिसको हम कहते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस कोल्ड वॉर के हिसाब से बन गया था। तो देता के दौरान क्या कुछ घटनाक्रम वहाँ पर रहे जिसने कि बीच बीच में इस देता की स्पिरिट को नुकसान पहुँचाया, उसे कम किया, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।